टीपू सुल्तान को बोलते हैं शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर इसको कहा जाता है। लेकिन ये कूटनीतिक नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी भी नहीं था, तो ये कामयाब नहीं हो पाया। और कामयाब नहीं हो पाया तो उसी का हर्जाना क्या था कि मराठे और निज़ाम किसकी तरफ मिल गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। और मराठों और निज़ाम को अंग्रेज़ों ने प्रॉमिस ही यही किया था कि भाई तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुमको क्षेत्र देंगे, एरिया देंगे। और जैसे ही ये संधि हुई तो 50% क्षेत्र जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो उसने उसने मराठों और जैसे कि निज़ाम से उसने कह रखा था तो वो क्षेत्र दिया, लेकिन बड़ी चालाकी से दिया। देखो जैसे कैसे, जैसे जो यहाँ पर तीन शक्तियाँ हो गई आपका, तीन शक्तियाँ कौन कौन सी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक थे इसमें मराठा, और एक थे इसमें निज़ाम। इन तीनों के बीच बंटवारा होना था, इसीलिए तो इन्होंने साथ दिया तीसरे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मालाबार वाला तट है, अब मुझे बताओ मालाबार इनको क्यों चाहिए था, क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? आपको कभी कल लिखना भी पड़ा कहीं जाकर के कि क्यों अंग्रेज मतलब मैसूर पर किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, या आपसे कह दे कि आंग्ल मैसूर संघर्ष पर आपका एक टिप्पणी कीजिए या उस पर प्रकाश डालिए, तो आपको उस समय की घटनाएं पता होनी चाहिए। स्पाइसेस, मसाले कह रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कॉटन। दोनों ही कारण सही हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या था, कपास का, क्योंकि अमेरिका से इनको कपास मिलना बंद हो गया था। तो मालाबार तट, और एक इनकी आर्मरी कहाँ पर थी, डिंडीगुल में, डिंडीगुल में। तो ये दोनों जगह जो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। यानी एक तो अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पर जो तट था वो ले लिया, ज़्यादातर कुछ ही सीमा छोड़ी बस तट लगने वाली अब उसकी मैसूर की तो। और डिंडीगुल में मराठाओं से कहा कि भैया तुम ले लो, तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी आप मैप में देखेंगे तो जान पाएंगे, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र, यानी कि द नॉर्थ साइड ऑफ तुंगभद्रा रिवर आपको मिलेगा। और निजाम तुमने हमारा साथ दिया है, तुमको देंगे कृष्णा नदी और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, कृष्णा और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, यानी कि लैंड बिटवीन कृष्णा एंड पुन्नेर रिवर, एरिया और लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड पुन्नेर रिवर। अब अंग्रेजों ने भैया फिर इसमें चालाकी क्या कर दी, तो अंग्रेजों ने चालाकी इसमें ये कर दी, ये जो दो एरिया थे, इन दोनों एरिया में और निज़ाम, मराठा और निज़ामों का आपस में संघर्ष रहता था पहले से ही। यानी अंग्रेजों ने चालाकी की, अपने लिए तो बढ़िया क्षेत्र ले लिया, बढ़िया जगह तो अपने लिए ले ली, और जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया थे वो अपने सहयोगियों को दे दिए। क्योंकि अंग्रेजों की तो नज़र में है ना, अच्छा ये मराठे, अब वो सोचिए आप जरा ध्यान से, यहाँ पर सैनरियो देखिए, मैप को फिर से देखना होगा आपको। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र को जीत चुकी है, ठीक है, भविष्य में वो यहाँ पर जीत जाएगी आपका, कर्नाटक वॉर में उसका ये हिस्सा भी आ गया आपका, तो आप कहेंगे भैया अगर भविष्य में वो आपका जो यहाँ पर आपका मराठों और निज़ाम को भी यदि जीत ले तो ये संपूर्ण जो भारत है ये किसके कवर में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। समुद्र से लगने वाला इलाका ये सब किस पर कंट्रोल हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, और वो भविष्य में करती भी है उस चीज़। तो 1792 में तो वो कामयाब हो गए, दोनों को उलझा दिया, ऐसे क्षेत्र दे दिए जो आपस में डिस्प्यूटेड एरिया थे। और अब क्या होता है, अब अंग्रेजों का एक अधिकारी आया था वेलेजली 1798 में, अगर आपको पता हो। अभी तक हमने आपको क्या बताया, पहले उस पर प्रकाश डाल लेते हैं एक बार, अब आगे की बात करेंगे। श्रीरंगपट्टनम संधि हो गई, श्रीरंगपट्टनम संधि में किसको लॉस हुआ है बताओ? तो आप कहेंगे भैया टीपू सुल्तान को एकदम से लॉस हो गया है, टीपू सुल्तान का जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो जा चुका है अंग्रेजों के पास में या मराठों या निजाम के पास में। तो कुल मिलाकर के टीपू सुल्तान एकदम से बैकफुट पे है। देखो श्रीरंगपट्टनम संधि की एक बात बताऊं तुमको, मुझे आज भी याद है जब मैंने एक बार CHSL का पेपर दिया था 2016 में, और 2016 में ही आपका जब मैंने CPO दिया था, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी दोनों परीक्षाओं में श्रीरंगपट्टनम से क्वेश्चन था, CHSL से भी, और CHSL में भी था और CPO में भी था, ठीक है, CPO प्रीलिम्स में भी और CHSL प्रीलिम्स में भी, दोनों में ये क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं जब कभी भी इसको पढ़ाता हूँ तो मैं इसको रिकॉल कराता था सबको। बात क्लियर है? अब क्या है, देखो महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1798 में एक गवर्नर आया था, 1798 में, 1798 में वेलेजली गवर्नर बना था। वेलेजली कौन बना था? वेलेजली भैया आपका गवर्नर जनरल बना था, गवर्नर जनरल बना था। और सारी शक्तियां किसके पास होती थी आपको याद होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी हमने आपको पढ़ाया, 1784 का पॉलिटी में हमने आपको पढ़ाया
कि गवर्नर जनरल एक बड़ी शक्ति था। भारत में जो कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन होती थी तो वो सब किसकी परमिशन से होती थी? तो गवर्नर जनरल की परमिशन से होती थी। वो सबसे मतलब चीफ पर्सन था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। ओके, तो गवर्नर, ये जब वेलेजली भारत में आया तो वेलेजली ने एक भारत में एक पॉलिसी लेके आया था। बताओ कौन सी नीति थी इसकी? तो ये लेके आया था भारत में सहायक संधि। अभी हम आपको भविष्य में पढ़ाएंगे ये सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि। तो सहायक संधि में क्या था कि इसने बहुत से भारतीय राजाओं को इस सहायक संधि के तहत हड़पा। कैसे भैया? देखो, जो भी भारतीय का राज्य था, जैसे ए राज्य और बी राज्य, आपस में इनके संघर्ष रहते थे बहुत सारे के। तो ये ए राज्य से प्रॉमिस क्या करते थे कि भैया तुम एक काम करो, तुमको अगर अपने पड़ोसी से संरक्षण चाहिए तो तुम सहायक संधि को अपना लो। और सहायक संधि को यदि तुम अपना लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक सेना दे देंगे तुमको, एक सेना दे देंगे। उस सेना का रखरखाव तुम ही करोगे, पैसा तुम ही दोगे उस सेना का। ठीक है, और इस सेना का पैसा अगर तुम नहीं दे सकते हो तो कुछ एरिया ऐसे दे देना कि जहां से रेवेन्यू आकर के सेना का जो खर्चा है वो निकल जाए। और साथ में तुम्हारे साम्राज्य में रहेगा एक रेजिडेंट। रेजिडेंट यानी कि कुछ भी तुम विदेश नीति वगैरह किसी चीज को देख रहे हो तो इस व्यक्ति के माध्यम से देखोगे, रेजिडेंट के माध्यम से। तो एक तो रेजिडेंट छोड़ते थे उस राज्य में जिसको जरूरत होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वहां पर एक सेना भेजते थे। धीरे धीरे क्या करता था, ये वेलेजली उस सेना में वृद्धि करता रहता था। और ये राज्य, जो ये ए राज्य था, जब इस सेना का खर्च नहीं उठा पाता था तो धीरे धीरे इस राज्य को क्या कर लेते थे, ये हड़प लेते थे। तो थम्स अप करके बताएं तो ये वेलेजली की सहायक संधि जो एक हड़प नीति ही थी। ठीक है, आप कहेंगे भैया समझ गए, इसको सब्सिडरी ट्रीटी कहा जाता है, इसको सहायक संधि। तो सब्सिडरी जो ट्रीटी थी आपका, जो सब्सिडरी ट्रीटी थी, ये इसकी हेल्प से क्या करता था, ये भी साम्राज्य को बढ़ा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के को। बात क्लियर है? बताएं बॉस, बात क्लियर होगी? तो वेलेजली ने क्या किया, तो सबसे पहले मुझे बताइए उसने जो सहायक संधि की थी वो किसके साथ में की थी? तो हम सबको पता होना चाहिए 1798 में उसने सबसे पहली संधि हैदराबाद के निजामों के साथ में ही की। यानी कि अब वापस चलेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1798 में क्या हुआ, हम यही तो कह रहे थे, इसको अगर ये एरिया मिल जाए तो निजामों के साथ में इसने क्या किया, 1798 में, 1798 में क्या कर ली, सहायक संधि, सहायक संधि कर ली। और सहायक संधि से ही किसको मिला लिया उसने, निजामों को अपने पक्ष में मिला लिया। निजामों को कौन बच गए भैया, बस मराठा बच गए इस समय पर। ये समझ गए ना बात को? जैसे आप देखोगे अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, 1801 में, हम आपको भविष्य में बताएंगे, अवध को मिलाया उसने, अवध को मिलाया सहायक संधि से ही। यानी कि जो अवध क्षेत्र है ये भी हो गया। तो मराठे ही तो उनके लिए बचेंगे, और कोई थोड़ी ना बचेगा। तो मराठाओं से फिर वो संघर्ष करेंगे, उसके बाद में मराठाओं से जीतने के बाद में फिर आपका सिखों से संघर्ष करेंगे इधर। तो अंग्रेजों ने धीरे 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 कैप्चर किया। अच्छा, सहायक संधि जब ये लेकर के आया तो इसी बस वापस आए। अब आप समझ गए होंगे। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की वजह से टीपू सुल्तान खुद कमजोर हो चुका था। उसके बाद में वेलेजली आया और वेलेजली ने क्या किया, सहायक संधि को। और जैसे ही सहायक संधि उसने अपनाई तो 1798 में हैदराबाद यानी कि निजामी को मिला लिया अपनी तरफ। हैदराबाद अर्थात निजाम से उसने संधि कर ली, निजाम से संधि कर ली। और निजाम जैसे ही उसके पक्ष में आए उसने तुरंत ही भेजा किसको मैसेज, तुरंत भेजा उसने टीपू सुल्तान को मैसेज, टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान से ये कहा कि भाई तुमको भी सहायक संधि अपनानी चाहिए। अब टीपू सुल्तान बेचारा इसी बात में फंस गया। और क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने बोला कि नहीं, हम सहायक संधि को नहीं अपनाएंगे। सहायक संधि को, ये टीपू सुल्तान के अलावा उन्होंने मराठों को भी कहा था सहायक संधि के लिए, लेकिन मराठे उस समय अच्छी स्थिति में थे। मराठों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय नाना फडणवीस, हम आपको बताएंगे आंग्ल मराठा संघर्ष में। और एक थे मराठों में महादजी सिंधिया। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से उस सहायक संधि के लिए मना किया था। तो अंग्रेज बहुत कार्रवाई नहीं कर पाए थे उनके ऊपर उस समय पर। लेकिन अंग्रेजों को दिख रहा था कि टीपू सुल्तान कमजोर हो चुका है। जिन फ्रांसीसियों का इसको सहयोग मिलता था वो आपको मुझे बताएं कि 1763 में वो पराजित ही हो चुके आपका। तो वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थे, थोड़ा बहुत सहयोग उनको प्राप्त होता था। तो जैसे ही अंग्रेजों को मौका मिला कि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि से मना कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, आपका टीपू सुल्तान पर कार्रवाई कर दी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1799 में।
और इस कार्यवाही में क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, इसमें याद रख लेना, महल में सोते हुए टीपू सुल्तान को मार दिया गया। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। कौन था इस समय पे आपका, मुझे बताएं, पूछ लिया था चौथे अंगल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो आप कहेंगे 1799 में यहाँ पर वेलेज़ली था। और इस तरह से क्या हो गया साथी, आपका जो मैसूर साम्राज्य था उसको पूरी तरह से आपका उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। और एक वंशज था मैसूर साम्राज्य, जिसको आपका हैदर अली ने हड़पा था, उन्हीं के वंश का एक छोटा सा बच्चा था, उसको इन्होंने आपका कृष्णराज को आपका क्या कर दिया, मैसूर का शासक घोषित करके उसको गद्दी पर बैठा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जरा बताएं एक बार, सारी कहानी क्लियर है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, आपका टीपू सुल्तान जिसकी मौत हुई, आपका टीपू सुल्तान का जीवन रहा 1750 से लेकर के 1799, यानी कि 49 वर्षों का इसका जीवन रहा। ठीक है, एक चीज क्या है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से मिलकर के स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जिसको आप बोलते ट्री ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, मेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी। दूसरी चीज क्या मैंने आपको बताई थी, जैकोबिन क्लब किस देश में हुआ करता था, बताएं फटाफट से। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, यानी जैकोबिन क्लब की सदस्यता इसने ग्रहण की थी। क्या बोलेंगे, टुक मेंबरशिप ऑफ, बताएं भैया किस देश में था जैकोबिन क्लब, फ्रांस में। बहुत कमाल। टुक मेंबरशिप ऑफ जैकोबिन क्लब ये फ्रांस की स्वतंत्रता में वहां पर एक ग्रुप था। क्या बोलेंगे, भारत को मिसाइल प्रणाली देने वाला व्यक्ति है। भारत को मिसाइल प्रणाली किस शासक ने दी थी, मिसाइल प्रणाली। क्या बोलेंगे, मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। अब ऐसे मत कह लेना कि भैया भारत में मिसाइल, तो उसका जनक तो APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। वो आज़ाद भारत की बात है, जब आज़ाद भारत में 1982-83 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं IGMDP शुरू हुआ था 1982-83 में। वो APJ अब्दुल कलाम जी के समय पर आज़ाद भारत में शुरू। ओके, बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वेरी गुड। बात समझ में आई सारी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आंगल मैसूर युद्ध में। तो आप क्या समझ रहे होगे, अब थोड़ा सा इमेजिन करना भारत के नक्शों पर। आज का आपको हम होमवर्क देते हैं और अपनी कॉपी पर एक रफ नक्शा आप बनाना, और अब तक अंग्रेजों की जो स्थिति है उसके बारे में आप देखना कि अंग्रेज किधर किधर कामयाब हो चुके हैं आपका, और धीरे धीरे अंग्रेज किस तरह से पूरे भारत को टेक ओवर कर लेंगे और किस तरह भारत को एक अपना पूर्ण उपनिवेश बना लेंगे। यही हमारी कहानी चल रही है। उम्मीद करेंगे बहुत धैर्य के साथ में आप इसको सीखते होंगे। ओके, यहाँ पर आएंगे, शुरू करें, मुझे बताएं फटाफट से। श्रीरंगपट्टनम में हस्ताक्षरित प्रसिद्ध शांति संधि द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम कब हुई थी, तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के वर्ष बोले तो जब अंत हुआ, यानी कि 1792 में। बताएं जी, किस आंगल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। चौथे में हुई है। चौथा कब हुआ, 1799 में हुआ। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ में कितने युद्ध लड़े थे, टोटल 4 वॉर लड़े। पहला कब लड़ा भैया, 1767 से 69, कौन सी संधि हुई बताएं, मद्रास की संधि हुई। दूसरा आपका 80 से 84, उसमें मंगलौर की संधि। तीसरा 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की। और चौथा 1799 में। उम्मीद करूंगा आपके फिंगर टिप्स रहेंगी। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। किसने किया था, तो ये हैदर अली ने स्थापित किया था।